सरकार लगी हुई है WTO से दवा खरीद रही है। यार क्यों खरीद रही है जब हम पैदा कर रहे हैं? तो ये बात जो आप कह रहे हैं वो AOA के एग्रीमेंट का रेफरेंस है। तो मैंने कहा यार कोई दफल तो नहीं WTO है, का तो हम नाम वही लिया जा कह रहा रहे है हैं आप सर इससे जी, अपनी क्या WTO का नाम लिया जा रहा है, दबी हुई कॉर्पोरेट के नीचे होती है। WTO का तो नाम है, WTO भी तो कॉर्पोरेट ही है, नहीं वो कॉर्पोरेट के नीचे दबी होती है, नाम WTO नहीं पे रहता है। WTO में नहीं, वो तो है, इन्होंने लाइन लिखवा दी, उस लाइन को आप मिटा तो नहीं। मनीष जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? कहीं ऐसा तो इन्होंने लगा दी लाइनें, भाई कानून कॉर्पोरेट बनाता है ये हमें पता है, सारी संसद कॉर्पोरेट चलाता है, हमारे जैसे लोग एक मंच पे आके बैठ के डिस्कशन करते हैं। अब हम धीरे धीरे कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग काउंटर बने कि हम एक शेडो कैबिनेट का रूप दे पाए, और वो शेडो चीजें भी देख लेते हैं। दूसरा ये है कि ठीक बात है, मैंने भी ये मैंने भी समझा है कोई। जी जी, तो दूसरा मेरा भी ये कई है कोई WTO को जी। दूसरा इसमें ये है कि जो आपने कहा कि हमें प्रेशर ग्रुप तो हमें पार्लियामेंट बनानी है और उसकी प्रेशर ग्रुप्स को बनाना है। तो देखिए अभी एक प्रेशर ग्रुप नेचुरली बना है, हम किसानों की जिम्मेदारी है कि उसको बना के रखें। जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो किसान आंदोलन के बाद एग्जिस्टेंस में आया है, अभी टूट फूट भी होगी, सरकार अपने प्रपंच भी चलेगी, लोगों के अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी होंगी, लेकिन ये चाहे या ना चाहे एक प्लेटफॉर्म बन गया है। लेकिन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से हनुमान जी काम नहीं चलेगा, हमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे इंडस्ट्री के पास फिक्की है, आइसोचेम है, CII है, ऐसे ही हमें किसानों को मल्टीपल लेवल के ऊपर अपने प्रेशर ग्रुप्स बनाने होंगे, और वो मल्टीपल सूचना क्रांति का दौर है। हमने देखा संयुक्त किसान मोर्चा में 300 से ज्यादा संगठन होंगे, लेकिन वो जुड़ गए। आज से 10-20 साल पहले, 30 साल पहले इस एक्टिविटी को करना हम लोगों के लिए नामुमकिन था। तो आज की तारीख में जो किसानों को एक वाइडर इंटरेस्ट को अगर हम देखें, तो हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए, और साथ ही साथ अब नेशनल लेवल पे कंडक्ट करनी चाहिए। मेरी देवेंद्र शर्मा जी मेरठ आए थे, तो उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनसे मेरी करीबन 2-2.5 घंटे मेरी मुलाकात रही। उनके साथ भी हमने इस बात को साझा किया था कि जो लोग आज की तारीख में भारत में अलग अलग विषयों पे खेती से रिलेटेड जो चीजें कर रहे हैं, अपना अपना योगदान दे रहे हैं, उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, और एरिया वाइज, जोन वाइज, पश्चिमी यूपी में अगर मान लीजिए कोई सिंपोजियम हो रहा है, तो वो बगैर करने के आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो बहुसंख्यक किसान है वो करने का। राजस्थान में अगर कोई सिंपोजियम हो रहा है, तो राजस्थान के किसानों की जरूरत है उनके आधार पे हो, लेकिन उसमें पहुंचे वो सब लोग जो नेशनल लेवल पे जुड़े हुए हैं। हमें ये लड़ाई हनुमान जी अब 3 स्तर पे ले जानी पड़ेगी। किसान आंदोलन जमीनी स्तर पे कम पढ़े लिखे हुए जो हमारे किसान भाई हैं, उनको समझाने का एक जरिया हो सकता है, लेकिन आप 365 दिन आंदोलन में नहीं रह सकते।
वो परिस्थितियों के अनुरूप आएंगे, अपनी चीजों को लड़ेंगे, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे। लेकिन जो 365 दिन का जो काम हो सकता है वो हो सकता है कि हम जो हमारे पास बौद्धिक क्षमता है, जो वैचारिक ताकत हम लोगों के पास इकट्ठी हुई है, जो लोग खुद अपने आप से सेल्फ मोटिवेटेड होकर घर फूंक तमाशा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पे बैक टू द सोसाइटी का जो एक नियम होता है उसको आगे लेके जाना चाहते हैं कि भाई अब हमने कुछ ज्ञान दिया, हमारा अपना कोई व्यापार चल रहा है, लेकिन महीने में से एक हफ्ता, 10 दिन, 2 दिन, 2 घंटे हम अपने उस वर्ग को देंगे जो किसान वर्ग है। क्यों? क्योंकि हम उससे जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि उनके साथ हम अपनी चीजों को शेयर करें। जैसे इसी पैनल में विवेक भाई हैं, वो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन्हें किसानों से बहुत ज्यादा सरोकार होना नहीं चाहिए अगर मैं थ्योरेटिकल बात करूं, लेकिन वो है क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनका इंडस्ट्री का अनुभव है किसान के काम आए। और ये एक प्लेटफॉर्म है जो किसानों की बात कर रहा है। नेपाल भाई हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई मेरा कहीं से कोई कंट्रीब्यूशन हो सो दैट आई कैन पे बैक टू द सोसाइटी। तो ये जो नाम जी, जो हमारा जो ये एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट करके नेशनल लेवल पर अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर उसके ऊपर सिंपोजियम्स करने चाहिए, क्योंकि सरकारें तो आती जाती नहीं। आज मोदी की सरकार है, कल राहुल की हो सकती है, परसों अखिलेश की हो सकती है, फिर मायावती की हो सकती है। कोई दलित राजनीति करेगा, कोई धर्म की राजनीति करेगा, कोई समाजवाद और पूंजीवाद की राजनीति करेगा, लेकिन जो किसान वर्ग की लड़ाई है ये 365 दिन की लड़ाई है। और इस 365 दिन की लड़ाई में अगर आप इस लड़ाई को जीत सकते हैं तो सिर्फ ज्ञान से जीत सकते हैं। अज्ञानता से कोई दुनिया की लड़ाई नहीं जीती जाती। तो हम अगर इसको देखें तो ठीक है मनीष जी, मैं में आती है हर आदमी, हनुमान जी, ना तो WTO की बात कर सकता और समझ सकता, ना हर आदमी वर्ल्ड बैंक की बात कर सकता और समझ सकता, ना हर आदमी गवर्नमेंट पॉलिसीज की बारीकियों को देख कर समझ सकता। ये काम करने के लिए आप लोग जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं उसकी जरूरत है, लेकिन इसको आप इंटरनेट में से निकाल कर इसको अलग अलग शहरों में और एक बड़े प्रेशर ग्रुप की तरह इसको क्रिएट करने का टाइम आ गया है। ये मेरा सबमिशन है। थैंक यू। ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ में नेचर ह्यूमन सेंट्री का एक प्रेशर ग्रुप बने या एक बहुत ही एक मिनट हनुमान जी, 1 मिनट लूंगा बस, 1 मिनट दीजिए। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ, मैं इसलिए थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट किया क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बाकी लोगों को। जैसे अभी एक तरीके से जो टॉपिक आया था कि भाई ये WTO ड्राइव है क्या, और करार भाई जी ने बहुत अच्छी बात की। देखिए क्या है, मार्केट जो होता है ना वो सबका बाप होता है, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट हो चाहे कोई हो। WTO कुछ नहीं है, एक सबसे बड़ा कॉर्पोरेट है इस वर्ल्ड का, जिसमें गवर्निंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड जो है वो एसोसिएटेड है। वो अपने इंटरेस्ट देखती है, उसी के हिसाब से कानून बनाती है, उसी के हिसाब से जितने डिस्प्यूट होती है उनको सेटल करती है। लेकिन मेरा तो यहाँ से एक तरीके से जिसे हमारे, मैं जो सुनता हूँ विवेक वर्मा जी है, बड़े जबरदस्त तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप भी करते हैं और किसानों के लिए बड़े छोटे छोटे किसानों को फायदे की बात करते हैं। मतलब बहुत अच्छा है सबको ही। मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ, आज वर्ल्ड में डिजिटल टेक्नोलॉजी जो एक डेटा एनालिसिस के थ्रू पूरा का पूरा कंट्रोल करती है हर चीज को, फार्मर्स के पास में एजुकेटेड जो एक तरीके से बहुत बड़ा रिसोर्सेज है, उनके बच्चे आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी डेटा एनालिसिस में काफी आगे जा रहे हैं। क्यों नहीं फार्मर कॉर्पोरेट से एक स्टेप आगे रहते डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करके? फार्मर कहाँ मार खाता है? फार्मर को ये नहीं पता होता कि भाई डिमांड कितनी है और क्रॉप एरिया कितना है। अगर क्रॉप एरिया ज्यादा हो गया तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, डिमांड कितनी भी हो उसके प्राइस डाउन जाने वो मार खा जाता है। अगर डिमांड क्रॉप एरिया कम हो गया डिमांड के हिसाब से तो उसके प्राइस किसान को अच्छे मिलने तय है। अभी सरसों का केस देख सकते हैं। तो क्यों नहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके फार्मर्स के पास 1 साल पहले ही एडवांस में डेटा होता है कि इतनी डिमांड है, और क्रॉप एरिया देश में नहीं, मैं कहता हूँ ग्लोबली किस किस कंट्री में क्या क्या क्रॉप एरिया है, कितनी डिमांड है, उसके हिसाब से किसान अपनी फसल को रोटेट कर ले और दाम के लिए एक वाजिब प्लेटफॉर्म तैयार करे। अगर देश में नहीं तो उन देशों में जाके एक्सपोर्ट करे जहां पर क्रॉप एरिया कम है और उस फसल की ज्यादा डिमांड है।
तो ये चीज हमें, अगर हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं तो चाहे WTO आए, चाहे कोई भी कॉर्पोरेट आए, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, नमस्कार। ठीक ठीक बात है कि बौद्धिक बौद्धिक जैसा मनीष जी ने बताया कि बौद्धिक क्षमता के ऊपर जाए। और मेरे बीच में नेचर विमर्श सेंट्री के साथी जुड़े हुए हैं जो शार्क लेवल पे अपना काम करते हैं और एक बहुत बौद्धिक क्षमता वाला प्रेशर ग्रुप है। कई बार रूपचंद जी जम्मू से जुड़ते हैं, घनश्याम जी राजस्थान से हैं। घनश्याम जी, मैं ये चाहूंगा हम एक डायरेक्शन तय कर रहे हैं। बात सारी कॉर्पोरेट की आ गई, मर्ज की आ गया, सारी बातें हमें सारा पता है। हम बराबर के सब आदमी जुड़े हुए, सबको अपने अपने लेवल पे सारी जानकारी है। अब मुद्दा एक चल रहा है कि गवर्नमेंट जो चल रही है वो कुछ कॉर्पोरेट के इशारों पे चलती है, तो उसमें हम अपना एक प्रेशर ग्रुप किस तरीके से, आपका भी बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप है, सारे लेवल पे आप लोग काम करते हो, लेकिन वो तीनों लगते छोटे हैं, लेकिन चिंतन बहुत हाई क्लास है। और मैं भी आपके साथ करीब 25-30 साल से काफी अपना जुड़ाव भी रखता हूँ। तो ऐसा कोई आप लोग क्या मॉडल बनाने में कोई ऐसी भूमिका, जैसे सिंपोसिस बनाने के अंदर हम जोन बांटे, इस तरीके से हम ऐसा सेमिनार करें और इस तरीके से करें। विवेक सिंह जैसे इंडस्ट्रियल है, इनको हम कॉर्पोरेट नहीं मान के, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि कॉर्पोरेट की सहायता लेते ही कॉर्पोरेट की बात करनी पड़ती है, किसी भी चीज का आयोजन करने में कहीं न कहीं कोई खर्चा इन्वॉल्व हो जाता है। तो ऐसे हमारे कई ऐसे किसानों के अटैच्ड पार्ट भी मिल जाएंगे। तो आप एक इवेंट में को आगे बढ़ाने में घनश्याम जी अपनी बात को रखें 5 मिनट में, हम क्या एक नया रूप दे सकते हैं इसके अंदर के सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए, WTO की नीतियां, जो भी किसी की नीति जो आम जन के, क्योंकि आप नेचर और ह्यूमन को बचाने के लिए आपका ग्रुप शार्क लेवल पे काम करता है। घनश्याम जी। हाँ, नमस्कार साहब सभी को। देखो, जो भी जिसने भी बोला बहुत अच्छा बोला है। और ये जो लास्ट में कहा ना प्रेशर ग्रुप के भी कई टियर हो सकते हैं। जैसे एक जो अपना ये वेबिनार वाला, दूसरा कहा वेबिनार से बाहर जाके फील्ड में भी अपन एग्रीकल्चर के बकायदा संगठन बनाने पड़ेंगे। इनका स्ट्रक्चर जो पॉलिटिकल जो रीजन है ना, जिला, प्रांत और नेशन, इससे अलग हटके ये बनाने पड़ेंगे कि एक तो फसल कौन सी है, फसल सेंट्रिक एरिया होगा। एक होता है जलवायु के हिसाब का, जैसे होता है ना गन्ना की फसल वाला, चावल की फसल वाला, इस तरीके से जलवायु के हिसाब का कोई ऑर्गेनाइजेशन वो बनाना पड़ेगा। और इन सब में जो वर्क है, अभी जो सारी जो गड़बड़ी है पूरी दुनिया में, वो केवल से संयुक्त राष्ट्र संघ स्ट्रक्चर के तौर पर अगर देखें तो ये है, और एक इंडिविजुअल जो आम आदमी से लगाकर बिल गेट्स हो या जो बड़ा पैसे वाला बफेट वगैरह को है, इन सब का जो सेंट्रल पॉइंट है ना, वो ग्रोथ रेट से चीजें डिसाइड करते हैं। जिसमें दुनिया की सारी सरकारें, भारत सरकार कि जिसमें प्रॉफिट हो रहा हो, कम लागत हो और प्रॉफिट हो रहा हो, ग्रोथ रेट बढ़ती हो, तो वो सारी चीजें वहां से डिसाइड होती है। इंडिविजुअल व्यक्ति भी, खुद किसान भी, तो पहले तो सारे जो बुद्धिजीवी है जो हर फील्ड में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ी हो रही है, महसूस कर रहे हैं, तो उन सबका जो कॉमन पॉइंट तो ये है कि ये ग्रोथ रेट से सारी चीजें जो डिसाइड करते हैं, ये यार्डस्टिक गलत है। इस यार्डस्टिक को बदलने के लिए हम जब फील्ड में जाए, तो लोगों का जनमत तो भी कॉर्पोरेट जगत के फेवर में है, सरकारों के फेवर में है, वो इस आधार पर है कि वो ग्रोथ रेट से विकास को एक हवा खड़ा कर दिया है, जो पर्यावरण की नष्ट करने की कोशिश पर विकास कर रहा है, उससे समर्थन ले रहे हैं। वो समर्थन किसान तब ले सकते हैं जब वो कहते हैं यार्डस्टिक बनाए मानवता के हक का और पर्यावरण को ठीक करने का। तो ये जो पाम ऑयल की जो पॉलिसी है, इसमें भी जो जनमत है ना, वो अभी ये तो सारी एजेंसियों के जरिए वो जो कॉर्पोरेट जगत कह दो या जो पूरा एजेंडा चल रहा है, वो ग्रोथ रेट से इकोनॉमिक आधार से डिसाइड किया जा रहा। अब इसमें जो मानवीय आधार अगर जोड़े, तो उसमें फिर हर मानव की हेल्थ का सवाल भी बनता है। हेल्थ भी ठीक हो तो ये जो पाम ऑयल की जो पॉलिसी है, इसका भी हम रियलिस्टिक जो एनालिसिस करें ना, तो उसमें पर्यावरण को और इंसानियत को, मानवता के हेल्थ को, इनको जोड़ के ये जो इकोनॉमिक साइड से ही सारी चीजें जो डिसाइड करते हैं, वो अपना आप में एक संकीर्णता हो गई है। ये एक तरफापन है। वैसे जैसे जातिवाद, धर्मवाद
सांप्रदायिकता है, वैसे ये आर्थिक कोई केंद्र में रह के कोई चीजें सारी तय करने की अभी जो नीचे से लगाकर यूएनओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की जो पॉलिसी बन गई है, डब्ल्यूटीओ की बन गई है, और ये जो एजेंसियां बनी है वो बनाई इन्होंने कॉर्पोरेट जगत ने, जो पैसे वालों के और धनवानों के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करते हो। बैंक भी उस हिसाब से, वो विश्व स्तर की एजेंसी है कि नेशनल स्तर की भी एजेंसी होती है, सरकारें वगैरह। तो इस सब का मुकाबला एक तो एजेंडे से कर सकते हैं अपन कि कोई भी चीज सही है या गलत है, उसका निर्धारण पब्लिक हो या कोई एजेंसी हो, कोई यूनियन हो, वो इस हिसाब से करे वो पर्यावरण के हक में है या मानवता के हक में है या नहीं। कोई भी इंडस्ट्री काफी प्रॉफिट दे रही है लेकिन पर्यावरण के खिलाफ है, मनुष्य की हेल्थ के खिलाफ है, तो वो गलत है। इसका जनमत बने, तब जाके अपन प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं किसानों का भी। और बहुत सारे अच्छे लोग, इंडस्ट्री से हमें कोई विरोध नहीं है, ना होना चाहिए, उनके पास मैनेजमेंट का अच्छा ज्ञान है, मैनेजमेंट है, तो इसको भी डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। ये भी हमें सोचना चाहिए प्रेशर ग्रुप में। यानी मैनेजमेंट है कॉर्पोरेट जगत का, कंपनियों का, इस मैनेजमेंट में भी शेयर होल्डर आने चाहिए, और जो जो वहाँ काम करने वाला जो स्टाफ है वो सब मिलके फिर उसका मैनेजमेंट बने। तो इसमें भी अपन प्रेशर ग्रुप में ये ले सकते हैं पॉइंट, चाहे प्रेशर ग्रुप किसानों का हो, चाहे बुद्धिजीवी का हो, या और कोई इंडस्ट्री वाला का भी हो। तो इंडस्ट्री का जो प्रबंध है उसमें प्रिंसिपल तो बनाओ पर्यावरण और इंसान को, मानव को, कि उनके लिए काम करना ना, इंडस्ट्री का, टेक्नोलॉजी का, प्रबंध का, फाइनेंस का। ये इसका उद्देश्य क्या है? आखिर हम जो मानव समाज बने हैं, मानवता की बेहतरी के लिए तो संगठन, सरकार ये सब बने, इतिहास में भी अब भी बन रही है। तो इसकी दिशा गलत हो गई है, दिशा ठीक करो। और मैनेजमेंट है वो जो कुछ लोगों का बन रखा है, उसमें शेयर होल्डर भी हो, क्योंकि पूंजी किसी भी कंपनी में LIC से जा रही है, बैंकों से जा रही है, जिसमें लंबी होती है। तो इन सब का मैनेजमेंट बोर्ड में हिस्सा होना चाहिए शेयर के मुताबिक, और कर्मचारियों का बिना शेयर के होना चाहिए। और असूल ये होना चाहिए कि पर्यावरण और मानवता के खिलाफ कोई भी गतिविधि, कोई भी इंडस्ट्री, क्यों इंडस्ट्री नहीं, किसान भी नहीं करे और हर इंडिविजुअल भी नहीं करे। ऐसा कोई बने तो प्रेशर ग्रुप इनका मुकाबला कर सकेगा, नहीं तो वो जनता को अपने फेवर में कर लेते हैं, जनता को डाइवर्ट भी कर देते, कंफ्यूज भी कर देते। और ये ठीक बात है कि IMF, वर्ल्ड बैंक के लेवल की जो समझ है, सरकार के नीति के लेवल की समझ है, आम जनता सोच नहीं सकती। तो उनको एक बड़ा बड़ा फॉर्मूला दिया जा सकता है कि ग्रोथ रेट ठीक नहीं है, यार्डस्टिक सही गलत का निर्धारण करने का। पर्यावरण और इंसान को बनाओ, तब जाके ठीक होगा, तब जाके अपन कोई प्रेशर ग्रुप छोटे से लगाकर बड़े लेवल पर अपन मुकाबला कर सकते हैं। धन्यवाद, आपने बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी, आप हमारे से जुड़े हैं। अब भाई साहब, अब इकोनॉमिक यार्डस्टिक से क्या मानवता यार्डस्टिक का कोई फंडा, कोई हम इस आइडिया का ले सकते हैं? इस बात के ऊपर कोई बात कहना चाहे लाल सिंह जी से, या फिर नहीं होगा तो मनीष जी, विवेक जी और इनको लेऊंगा। मैं यहाँ पे जो भाई साहब ने घनश्याम जी से बात करी उससे रिलेटेड एक बात करना चाहूंगा। ये जो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है, लास्टली सबको आना इस पे पड़ेगा एक दिन, है ना। बट मेरे हिसाब से ये जो अप्रोच है ये पेरिनियल ली जानी चाहिए, ना कि मुख्य अप्रोच। कैसे, वो बता देता हूँ। जब तक इकोनॉमी को साइड रखे ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच रखेंगे तो वो बड़ा काम हो जाएगा। जो एक संगीत पालेकर सिखाता है कि भैया एक भैंस पढ़ लो, सॉरी गाय पढ़ लो, और 60 एकड़ की, 50 एकड़ की, 20 एकड़ की खेती गाय से करो, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। किसान मर रहे हैं। ये किसानों के जिम्मे इकोनॉमिक सुधार, वातावरण सुधार, नेचुरल सुधार और दुनिया बचाने की जिम्मेदारी जो डालते हैं, किसान तो फंस जाता है इस जाल में, है ना। कॉर्पोरेट पैसा बचता रहता है उस साइड। इसलिए आप ये ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच रखो, पेरिनियल साइड बाय साइड। और ये कर कैसे पाते हैं? एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है, मैं उसका सीधा प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको। इन्होंने कहा कि लोगों को वो अपनी तरफ कर लेते हैं। आपको ये सोचना है वो लोगों को अपनी तरफ कैसे करते हैं, और उनका एक बहुत सीधा सिस्टम है, और वो है कम्युनिकेशन चैनल्स पे उनका अधिकार। जब तक किसान, जैसे मनीष भाई ने कहा कि हमें फ्रंट बनाने पड़ेंगे, सिंपोजियम करने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे इस तरह के कि हम प्रेशर ग्रुप बने एक्चुअली। उसी तरह से मैं ये नेपाल भाई के साथ डिस्कस किया था एक दिन। मैंने बात बोली थी कि जब तक हमारे पास माउथ पीस ना हो,
वो चाहे भले सोशल मीडिया से स्टार्ट हो, बट सोशल मीडिया टू मैगजीन टू न्यूज़पेपर, जब तक हमारे पास माउथ पीस पे कब्जा नहीं है, माइक पे जिसका कब्जा है ना साहब, और जिसको अपनी स्टोरी कहनी आती है, वो राज कर रहा है। इवन किसान भी राज कर रहे हैं। दुनिया में ऐसे किसान ग्रुप है जो बहुत फायदे में, मतलब जितना हमारी पर कैपिटा इनकम है, इतना तो उनको एक गाय की सब्सिडी मिलती है ऑर्लैंडो में। पर क्यों? क्योंकि उनके पास माउथ पीस है। ऑर्लैंडो वाला किसानों के पास माउथ पीस है समझाने का अपनी सरकार को कि हम मर गए। ऐसे ही दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां पर प्रोडक्शन भले नहीं है फसल की, बट प्रोसेसिंग में वो नंबर 1 या नंबर 2 पे है इस टाइम। क्यों? क्योंकि वहां किसानों के पास माउथ पीस है। उन लोगों को संगठन के साथ साथ मीडिया, मतलब वे ऑफ कम्युनिकेट करने का, स्टोरी सीखना और स्टोरी टेलिंग सीखनी पड़ेगी। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, जिस बातें आप कर रहे हो, इस तरह की बातें हैं, सब किसानों को समझ में नहीं आती। ठीक है, मैं सिंह जी, मोदी की बात है। हाँ, बस मैं एक लाइन कह दूं, फिर आपका ही नंबर है। सेंट्रिक पॉइंट कहने का मतलब इनका है कि भाई मानवता सेंट्रिक पॉइंट पे आए, आसपास तो इकोनॉमिक रहेगी, वरना मानवता को हम सेंट्रिक पॉइंट पे रखें कि जहां कहीं भी इकोनॉमिक में मानवता का थोड़ा बहुत वास होता हो, कहीं कोई ऐसा उनको हम जन जागरण के तहत लोगों को कहें, देखो ये चीज है आपकी मानवता से परे हट रही है, प्रकृति हटेगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो फंडा, उसको हम पूरे 17 को पढ़ते हैं तो वो इसी लाइन पे जाता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए, ये हमारी मानवता है, हमारे रिसोर्स आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे, ये हमारी मानवता है। और मेरी एक सीरीज चली है 17 दिन लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे, और हमने ये पाया है कि हम बिल्कुल पृथ्वी को वाश कर रहे, पूरा नाश सत्यानाश करके छोड़ गए और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ हो ही नहीं रहे। तो ये कुछ बातें ऐसी है कि सेंट्रिक तो हो इकोनॉमिक, लेकिन इतनी नहीं हो कि पूरा रिसोर्स खत्म करके बैठ जाए। ये मोटी सी बात थी। तो लाल सिंह जी अपनी बात को रखे और फिर हम विवेक जी को लेंगे, ये इंडस्ट्री के पार्ट है और इकोनॉमिक भी जोड़े हैं, किसान से भी जुड़े हैं। लाल सिंह जी नमस्कार जी। देखिए भाई लोगों, हम सभी एक ऐसे ग्रुप में बात कर रहे हैं जहां किसानों की समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। समाधान जब ही ढूंढ पाएंगे जब आप पहले प्रॉब्लम को समझ लोगे। समस्या का ही समाधान होता है, बहन का समाधान नहीं है। समस्या क्या है ये देख लीजिए। किसानों की समस्या को बार बार बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। अभी जो बात हुई है पाम ऑयल वाली कि भाई पाम ऑयल के लिए नया एरिया खोज के उसमें प्लांटेशन करना है, तो अभी बहुत सारी बातें हुई। कंपैरिजन वहां करना चाहिए जहां एक को छोड़ के दूसरा कर रहे हो। अभी तिलहन जो बात हो रही थी, साहब तिलहन को सपोर्ट किया चाहिए, पाम ऑयल को नहीं। पाम को क्यों कर रहे हैं? तो मैं ये पूछ रहा हूं, जहां तिलहन होता है उससे एडिशनल पाम ऑयल की बात हो रही है। पाम ऑयल की बात हो रही है नॉर्थ ईस्ट में, पाम ऑयल की बात हो रही है तेलंगाना में, पाम ऑयल की बात हो रही है महाराष्ट्र में। आप उसको उससे कंपेयर कर रहे हो जिससे उसको प्रॉब्लम ही नहीं है। तिलहन कहीं उग रहा है, पाम ऑयल उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में उगाना है। दूसरी बात, देश में जितना पैसा बाहर आयात करने की वजह से खर्च करना पड़ रहा है, उसको रोकने की बात हो रही है। और कहां कहां जाता है वो पैसा? उन देशों में जाता है जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, उन देशों में जाता है जो आपकी नकेल डालते हैं नाक में। मलेशिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, जो आपकी आइडियोलॉजी से ही विरुद्ध है। तो उन सबको रोकने के लिए, अपने आयात को कम करने के लिए सरकार ने पाम ऑयल का किया। पहले तो ये देख लीजिए, इसका कंपेरिजन तिलहन से बिल्कुल नहीं है। दूसरा, समस्या क्या है किसान की? किसान की समस्या है बेरोजगारी, किसान की समस्या है प्रोडक्शन कम हो रहा है, किसान की समस्या है कि बच्चे जो इंजीनियरिंग घूम रहे हैं उनको काम नहीं मिल रहा। हमारी समस्या तो ये है, और हम उस समस्या को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कहाँ होंगी उनकी नौकरी? गवर्नमेंट में बहुत थोड़ी है, तो वो कॉर्पोरेट ही देगा। कॉर्पोरेट को सरिये से निकाल रहे हैं। जब भी कोई काम होता है कहते हैं कि कॉर्पोरेट ड्राइवन है, ये आईएमएफ भी कॉर्पोरेट ड्राइवन है। अरे भाई लोगों, ये एक बात बता दीजिए, जड़ भरत की कहानी तो सुनी होगी। ये हमारे जो सेंट्रिक ह्यूमन सेंट्रिक वाले घनश्याम जी भाई साहब बोल रहे थे कि ह्यूमन पे रखो, जड़त भी ह्यूमन पे गया था वो जड़ भरत, और उसके बाद में गाय वाला ले ली, फिर शादी कर ली, फिर दोबारा उसी में आ गया। भाई आप ये देखिए, जो काम आप करना चाहते हैं वो इकोनॉमी बगैर नहीं होगा।
महल सिंह जी बहुत सही बोलते हैं, बिना औद्योगिकरण के कुछ नहीं होगा, बिना कानून के कुछ नहीं होगा। हाँ, सतर्क रह सकते हो, अपना उद्देश्य साफ रख सकते हो, अपना ऑब्जेक्टिव साफ रख सकते हो और उस ऑब्जेक्टिव पे तैयार रहो। लेकिन ये कंपैरिजन के साथ कॉर्पोरेट को तो अंदर नहीं आने दो, कॉर्पोरेट ने ये कर दिया, इससे सिवाय अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के कुछ नहीं किया, और पीछे भी आपने कुल्हाड़ी मार ली है, जो आपको स्पष्ट पता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह जी। हाँ विवेक जी, अब अपनी बात को हम काफी चौराहे में भटके हैं इधर उधर। हनुमान जी थोड़ा सा लाल सिंह 2 मिनट क्या हनुमान जी? या हाँ विवेक? एक चलो घनश्याम जी 2 मिनट ले लो आप, फिर मैं विवेक जी को देता हूँ। ज्यादा ज्यादा पहले तो ये अपने को ज्यादा काउंटर कुछ भी नहीं करना, ये संसदीय फोरम में हम हाँ हाँ हर नहीं, व्यक्ति ज्यादा के कुछ भी नहीं, हाँ सिंपल हर है। व्यक्ति के विचार ये को हमारे इसमें लिए हाँ ये नेचर ह्यूमन सेंट्रिक आइडिया है, ना कि ह्यूमन सेंट्रिक। नेचर ह्यूमन सेंट्रिक का मतलब होता है कि इकोनॉमी उसका एक पार्ट होता है, और पर्यावरण को और मानवता को ध्यान रखते तो प्रोडक्टिविटी अभी जो चल रही है ना, कॉर्पोरेट का भले ही नाम नहीं लो, जो भी अर्थव्यवस्था देश विदेश या लोकल, उससे 2 गुना बढ़ेगी, इससे प्रोडक्टिविटी गिरेगी नहीं। जब मैनेजमेंट, हम कॉर्पोरेट जगत का हम कह रहे हैं कि इसके पास मैनेजमेंट का अनुभव, टेक्नोलॉजी का अनुभव, फाइनेंस का और वर्ल्ड चलो लेवल का चलो स्ट्रक्चर, ठीक है, बात इसको आ गई आप नेचर। डेमोक्रेट करो। हाँ बात आ गई कि नेचर इज आल्सो इंसेंट्रिक। हाँ विवेक जी, हाँ हम इस बात पे अपना आएंगे कि यार्ड स्टिक जो है दुनिया की, वो सिर्फ जीडीपी है, और इस जीडीपी के लफड़े में इंडस्ट्री वाले तो जीडीपी बढ़ा देते हैं। एक ग्रोथ देश की जीडीपी है, ग्रोथ रेट अगर ग्रोथ रेट की बात करें, हाँ फिर भी जीडीपी भी उसका हिस्सा है नाप तोल का। तो जो ये कुछ भी आपण कर रहे हैं, क्या हमारे आने वाले लोगों के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल के अंदर लिखी हुई बातें और वो सारा करके, तो क्या इंडस्ट्री इस मानवता के और इसमें सारा कुछ मिला करके कुछ ऐसा क्यों अच्छा सा कोई प्रोडक्ट हो जाए, अच्छा सिस्टम हो जाए और अच्छे तरीके से हो जाए, तो सबका भला हो जाए। इस बीच में कोई ऐसा चिंतन खड़ा हो सकता है क्या? सर ये बहुत अच्छी बात सभी हम लोग आपने करी है, और मैं तो घनश्याम जी के साथ भी पूरा एकमत हूँ और लाल सिंह जी के साथ भी एकमत हूँ, और आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये तीनों चीजें एक साथ होंगी, कोई एक चीज अलग नहीं होगी। कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तभी पॉसिबल है कि ह्यूमन वैल्यूज जो है हम इंटैक्ट रखें। हमें लोगों को एक साथ अपने जोड़ना है। अगर हमारे पास एथिक्स और वैल्यूज और लॉफुलनेस नहीं होगी तो लोग इकट्ठा नहीं जुड़ेंगे। इसके साथ साथ अगर एनवायरनमेंट का हमने ख्याल नहीं रखा तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी आ ही नहीं सकती। आज हम कई बार ये लोग कहते हैं कि साहब हम एनवायरनमेंट का ध्यान रखेंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। मैं तो ये मानता हूं कि आज की जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है या मॉडर्न इंडस्ट्री है, वो तभी वायबल होगी अगर वो एनवायरनमेंट का ख्याल रखेगी और अपने लोगों का ख्याल रखेगी। हम एक समाज में जी रहे हैं, एक सोशल नेटवर्क में जी रहे हैं। हमें अपने एक दूसरे का ख्याल रखना, अपने बड़े ग्रुप में एक दूसरे का ख्याल रखना और एक परिवार की तरह रहना बहुत जरूरी है किसी एक सशक्त कंपनी के लिए भी। तो मेरा ये मानना है कि जो जो हम लोग आज फार्मर्स के साथ जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं ये हैं कि हमारे फार्मिंग कम्युनिटी में जो एक जुड़ाव होना चाहिए था आपस में, वो भी शायद उतना नहीं दिख रहा है मेरे को। कि आज जो है 100 फार्मर्स मिलके अपना एक कॉर्पोरेट नहीं बना रहे हैं। वो अपनी, मैं जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे गन्ने की इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, 1 लाख टन गन्ना पैदा करते हैं, मगर उस गन्ने की कीमत मेरे हिसाब से 60 करोड़ रुपए है, मगर वो गन्ना 35 करोड़ में बेच देते हैं। अरे भाई और साहब, इस 10,000 एक एफपीओ छोटी नहीं सी बन पा रहे प्रोसेसिंग अभी, प्लांट लगाने के बारे में नहीं सोचते। 10,000 एफपीओ नहीं बन पा रहे अभी। हमारा जो 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 प्रॉब्लम है कि हमारी जो फार्मर्स हैं उनको एजुकेशन लेके थोड़ा सा इंटरप्राइजिंग होना पड़ेगा। अपने कॉर्पोरेट एंटिटीज बनानी पड़ेंगी, जिन एंटिटीज की हम बात कर रहे हैं कि जो सिर्फ पूरी दुनिया में जाके जो है वॉइस अपनी फैलाएंगी, वो 50% हिस्सा होना चाहिए।
बाकी का 50% अपने को फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनाने के लिए और अपनी इकोनॉमिक पावर और अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपनी जीडीपी बढ़ाने के लिए खर्च होना चाहिए, ना कि सिर्फ हम सोचें दुनिया आएगी हमारी मदद करेगी। दुनिया कभी किसी की मदद नहीं करती। दुनिया तो सिर्फ उन्हीं की मदद करती है जो दूसरों की मदद करते हैं। ठीक है, तो हाँ, मैं अब डॉक्टर अनिल को लेऊंगा। डॉक्टर अनिल, आप ह्यूमन सेंट्रिक हैं। मैं इसलिए मानता हूं कि आप फूड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, और किसान चूंकि फूड का स्रोत है, पूरा रिसोर्स किसान है, चाहे तेल दे, चाहे दलहन दे, चाहे अनाज दे या कुछ भी दे। आज का जो टॉपिक पाम ऑयल का आया, इस मामले में हम ह्यूमन सेंट्रिक से कितना हद के प्रॉफिट सेंट्रिक ला सकते हैं, ताकि बैलेंस बनाए। ऐसा हो कि थोड़ी थोड़ी हेल्थ खराब हो जाए, या बिल्कुल जीरो जीरो लेवल पे हमारे साथ में कोई समझौता करें कि ह्यूमन यदि इस बात का रखेगा कि वो इस अनर्गल चीजें खाएगा तो उसकी पीढ़ियां खत्म होगी, तो हम 100% आ जाए, प्रॉफिट हमारा ठीक है, कहीं भी जाए। भाई नेचर सेंट्रिक नहीं है, नेचर इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमें पता नहीं लग पा रहा। कई बार हम उसमें कुछ गफलत कर देते हैं, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ देते हैं, कुछ पेड़ भी काट लेते हैं, कुछ इस तरह का नेचर के साथ छेड़छाड़ भी कर लेते हैं, एक दूसरे को लांछन भी लगा देते हैं। लेकिन ह्यूमन जो है, इस पृथ्वी का एक जो है, उस ह्यूमन को जिंदा रहने के लिए फूड, फूड के साथ में फार्म। तो ये पाम ऑयल की कहानी, इनकी कहानी, इसके बारे में आप अपनी 5 मिनट तक बात रखें कि क्या हम इन सरकार की फार्मर की नीतियां जो बना रही है कॉर्पोरेट ओरिएंटेड, इनका पुरजोर विरोध करें कि हमारे आदमी को कमजोर नहीं करना है, चाहे तुम्हें कितना ही घाटा हो रहा हो। इकोनॉमी की बात कह रहे हैं, लेकिन मैं यहां भी जोर दे के कह रहा हूं, यदि सही तरीके से जिंदा रहना है तो शुद्ध चीजें खानी पड़ेगी। जैसे प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेंगे, हम प्राकृतिक खेती की बात को बढ़ेंगे तो हम खाएंगे भी शुद्ध, खाएंगे शुद्ध, तो ये मिलावटी क्यों खाएंगे? तो इसके बारे में आप अपनी बात को खुले रूप में रखो। देखिए जी, हनुमान राम जी, मैं इस बारे में जो है पूरी तरह से घनश्याम जी के साथ हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि नेचर और जो ह्यूमन सेंट्रिक चलता है उसमें इकोनॉमिक साथ चलती है। दूसरी चीज, अगर हम कहें कि सिर्फ ठेका ही किसान का क्यों है कि वो एनवायरनमेंट के बारे में बात करे, तो अगर वो एनवायरनमेंट ही नहीं बचा पाएगा तो किसान भी तो आगे जाकर के नहीं बच पाएगा। अगर मैं कहूँ कि मेरी कार्बन सोर्स खत्म हो जाएगा मेरे इसमें से जमीन में से, तो उसके बाद मैं फसल उसके ऊपर उगा नहीं पाऊंगा, बंजर हो जाएगी। दूसरी चीज जो लाल सिंह जी ने कही कि वो तिलहन को नहीं छेड़ रहे हैं, वो तो नॉर्थ ईस्ट और तेलंगाना और महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं इसके लिए। तो क्या वहां अभी तक कुछ नहीं है? हमारी नेचर में जितने भी हमारे विविधताएं का साथ जंगल है, वहां पेड़ पौधे हैं, उनके साथ कितने ह्यूमन बींग्स का, जो इंसानों का और नेचर का एक जुड़ाव रहा है, क्या उसको छेड़े बिना आप पाम ऑयल ग्रो कर लेंगे? भाई आपने सरसों गेहूं जहाँ बोया है वहां भी पेड़ खड़े थे। यहाँ सरसों बोया है, गेहूं बोया है, चना बोया है, वहाँ पेड़ थे पहले, वो भी काटे गए हैं, तभी बना है। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में होंगे वो भी जी, ऐसा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वहां जो बो रहा है वहां काटे गए थे। तीसरी चीज क्या है कि हम कॉर्पोरेट की तरफ कह रहे हैं कि अब आजकल जो है कॉर्पोरेट को हम फोकस रखें। जो कॉर्पोरेट फोकस रख रहे हैं, कॉर्पोरेट अब ज्यादा से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखेंगे तो खेती से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आ रही है। मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आ रही है वो हमारे खेत से आ रही है, खेती से आ रही है, रादर देन की कॉर्पोरेट से आ रही है। एक में लाल सिंह जी, आप सुनिए, बात पकड़ नहीं पा रहे। इनके कहने का मतलब है कि आपके यहाँ सरसों होती है तो वहां अलसी पैदा होती होगी, तो आप अलसी को दो। इनके कहने का मतलब ये है कोई नेचर इतनी बड़ी है तो पाम ऑयल क्यों? हाँ, चौथी चीज क्या है कि पाम ऑयल ही क्यों? क्योंकि वो जो जबकि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हम फिर उसकी तरफ पाम ऑयल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे पास बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे पुरखों ने लाखों लाखों करोड़ों साल के अपने अभ्यास के तहत अपने ऊपर, खुद के ऊपर रिसर्च करके बताया कि हमें ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, और हम खा रहे हैं। तो वो चीजें अगर उसकी दूसरी तरफ जा रहे हैं, वो सिर्फ एक पाम ऑयल एक इंडस्ट्रीज का, चाहे वो जैसे मैक्सिम जी ने बताया था, मनीष भारती जी ने बताया था कि एक
चाहे वो डेयरी सेक्टर हो, चाहे वो फ्राइड कुछ भी कर रहा हो, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, उसका बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है। और पाम ऑयल एक बहुत सस्ता है रॉ मटेरियल है, और अपना मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए इस चीज के ऊपर लोग चाहते हैं कि पाम ऑयल की प्रोडक्शन बढ़े और हमें मिलता रहे। और सस्ता भी वो इस वजह से है क्योंकि उसको पहले खाते नहीं थे लोग, बिल्कुल उसको अब बिल्कुल। आपने प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में फेंक दिया और उसको आप यूज कर रहे हो। अब आप किसी चीज को, ऐसी चीज को देख लीजिए जिसको लोग नहीं खाते हैं, जिसकी डिमांड ही नहीं थी, वो तो सस्ती रहेगी हमेशा से ही। ठीक बात है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने सही की कि ह्यूमन सेंट्रिक जीरो बैलेंस पे होना चाहिए। हमारे जहाँ उपलब्ध चीजें उनको हम उपयोग करें और उन्हीं से हम करें। हम मेरे साथ में बाकी साथी जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा 2-2 मिनट जो भी हो। वीरेश जी हैं, सोहन जी हैं मेरे साथ में, और हरिराम जी पूनिया है, और राम प्रसाद जी बुंडेल है, और फिर मनीष जी, और इनको मैं काउंटर कहते हैं जो भी होगा इसके हिसाब से। तो हरिराम जी, आप अपनी बात को कोई रख दीजिए, क्या रखना चाहेंगे हमारे आज के पूरे प्रोग्राम के बारे में? हाँ आ रही आवाज, बोलिए। हाँ आ रही है हरिराम जी, बोलिए। जी सर, जी सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत में अलग अलग विषयों पे अलग अलग लोग, जिनका सभी का एक ही पर्पज है कि देश और दुनिया को बेहतर किया जाए, वो सारे लोग अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे है जो लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकारें हैं वो, जहाँ अपन ने आज चर्चा की कि प्रेशर ग्रुप के रूप में हम काम करेंगे, फिर भी सरकारों के कान पे जू नहीं रेंग रही। इसका मतलब हुआ कि सरकारें ये जानती है कि यदि वोट की ताकत लोगों के पास है तो वो झुकती है। जैसे कि अभी किसान आंदोलन के मामले में झुकी सरकार। लेकिन यदि हम जनमत को वोट के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाते, तब तक बात बनने वाली ही नहीं है। बहुत वर्षों से इस संबंध में प्रयास हो रहे हैं, बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, फिर भी सरकार को झुकाने और अपनी बात मनवाने में लगभग लगभग असफल ही ज्यादा हुए, सफल कम हुए। तो सर, मेरा तो ये मानना है कि जो नई पीढ़ी है उसको तैयार करना होगा और वहां मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। यानी पैरेलल काम करना पड़ेगा कि बौद्धिक वर्ग वाले तो चर्चा करें ही, लेकिन नई पीढ़ी में भी पढ़ने लिखने और अच्छा पढ़ने लिखने के जो संस्कार है वो जब तक हम नहीं डालेंगे तब तक हमारी बात दूर दूर तक नहीं जाएगी। और यदि दूर तक नहीं जाएगी तो वो बिना जनमत के प्रेशर ग्रुप काम नहीं करेगा। हम गलतफहमी में रहेंगे कि हमारे साथ इतने लोगों का जुड़ाव है। इसलिए किशोरावस्था और युवा पीढ़ी तक ये है जो संस्कार देने चाहिए। इसका एक ही समाधान है कि हम लगातार युवकों के बीच में रहें, समय समय पर है जो सेमिनार आयोजित करें, आवासीय शिविर आयोजित करें, तभी ये काम हो सकता है। वरना चर्चा करने से कुछ नहीं होता। हमारे अपने परिवार के लोग नहीं सुन पाते। ठीक बात, ठीक है हरि जी, बहुत बढ़िया बात है। और मैं राम प्रसाद जी मुंडेल मेरे जुड़े हुए हैं। राम प्रसाद जी अपनी बात को, हरि जी आप माइक बंद कर दो अपना। जी सर। आपका नेपाल से आपका भी माइक खुला है। राम राम जी। हाँ राम प्रसाद जी, साथियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे इतना नॉलेज तो इसमें है नहीं, लेकिन एक बात जरूर है, चाहे पाम ऑयल हो कुछ भी हो, किसान इनका मुद्दा कहीं भी नहीं है। और दूसरे में सस्ता माल से ज्यादा मुनाफा कमाना ही इन व्यापारियों का काम है, न कि जनता का। जनता और किसान इनके कहीं भी ब्लूप्रिंट में नजर नहीं आ रहे मेरे को। तो कितनी बात कहते मैं विराम देता हूँ। आपका बहुत अच्छा लगा। चलो सोन जी लेकर है जुड़े हुए, वो कहते हैं, फिर बाकी जो एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं उनका मैं क्रॉस दूंगा।